हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो कुछ स्टूडेंट के मैसेजेस वगैरह आए, मेल वगैरह आए कि CGP-RTM का इशू जो है वो मीडिया वगैरह में भी हाईलाइट हुआ है अभी, जिस मुद्दे को हम काफ़ी टाइम से रेज भी कर रहे थे। तो आज का जो ये डिस्कशन है ये पूरा CGP-RTM के बारे में ही मैं बात करूँगा, क्योंकि कई बार हम अलग और एग्ज़ाम को भी जब क्लब करते हैं तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम नीट या UGC नेट वगैरह के बारे में बात नहीं करेंगे। इसमें पूरा डिस्कशन हमारा CGP-RTM के बारे में होगा, ताकि बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि हमारा इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या बात मैं इस पर रखना चाह रहा हूँ। इसके दो पक्ष हैं। CGP-RTM में भी जो बात चल रही है कि इसमें क्राउड कम था, कम बच्चे अपीयर हुए थे, ज़्यादा लोगों को नहीं पता था इरेगुलरिटीज़ जो हुई थी। सबसे पहले इसमें जो क्वालिटी काउंसिल ने एग्ज़ाम कराया था, सेम डे कई सारे वीडियो इसके फ्लोट हो गए थे, इरेगुलरिटी सामने आई थी और क्वालिटी काउंसिल ने जो पेपर कराया था कैंसिल हो गया था। उसके बाद ये NTA को दिया गया था, जो हमने बात रखी थी। NTA ने CGP-RTM को जो पेपर कराया उसमें पेपर लीक का इशू नहीं था। पेपर लीक वाला मुद्दा नीट वाले एग्जाम को लेकर बात चल रही है। CGP-RTM NTA ने जो कराया उसमें लीक का इशू नहीं था, पर पेपर की इरेगुलरिटी को लेकर बात थी कि कई बच्चों का एडमिट कार्ड एक दिन पहले भेज रहे हैं, कई बच्चे उनके नाम गलत हैं, वो मेल कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर उसको बता रहे हैं। किसी का सेंटर हमीरपुर छत्तीसगढ़ में है तो उनको हिमाचल भेज दे रहे हैं, जब वो हिमाचल पहुंच रहे हैं तो वापस छत्तीसगढ़ में कर दे रहे हैं। कुछ बच्चों की मेंस कॉपी मिसिंग हो गई। टेक्सटाइल कैटेगरी में OBC वालों की कट ऑफ जारी नहीं की। ऐसी कई सारी इरेगुलरिटी सामने आई, पर NTA ने जो CGP पेपर कराया उसमें लीक को लेकर बात नहीं रखी गई। हमने ये नहीं कहा कि उसमें पेपर लीक हुआ, इरेगुलरिटी इस तरह की थी जो हमने रेस किया था। और कई बच्चों ने एक आध वीडियो ही देखे, शुरू से देखे नहीं। इस मुद्दे को सितंबर से लेकर लगातार मैंने रेस किया, क्योंकि कुछ बच्चों के अब सिलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गया, तो उनको लग रहा है कि सर क्यों रेस कर रहे हैं। मैं इसको लेके भी क्लियर कर देता हूँ बात। इरेगुलरिटी हम जब से स्टार्टिंग से चल रहा है तब से इस पर रेस कर रहे हैं। अब सितंबर से वीडियो देखेंगे ये चीज़ सामने आएगी। कुछ बच्चों ने कहा सर आपने इंटरव्यू टाइम में क्यों नहीं कहा। इंटरव्यू में आप बताइए 550 सिलेक्शन हुए, इंटरव्यू में आरोहण पे बहुत बच्चा एनरोल रहा होगा, मुझे उन सबका टेलीफोनिक इंटरेक्शन करना, उन सारे बच्चों पर वीडियो इंटरेक्शन करना, और टाइम बहुत नहीं था। उन्होंने इंटरव्यू की डेट जो दी थी और इंटरव्यू शुरू कराए थे, टाइम इतना कम था, तो क्या उन बच्चों को सपोर्ट ना किया जाता। मैं आपको अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दूं CGP-RTM एग्ज़ाम को लेकर। मैंने कभी ये नहीं कहा है कि अब रिजल्ट आने के बाद री एग्ज़ाम कराया जाए, बिल्कुल नहीं। मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके दो पक्ष हैं। एक गलत चीज़ हुई, उसको ठीक करने का मतलब उससे बड़ी दूसरी गलती करना नहीं है। अगर कुछ लोगों ने कहीं कोई गड़बड़ी की भी होगी तो वो सारी 100% सीटों पर नहीं होता। हम मानते हैं 10% सीट पर गड़बड़ हुई होगी, और ऐसा बहुत एग्जाम में होता है। कई बार लोगों के नोटिस में नहीं आता और कई बार उन पर हल्ला भी नहीं मचता। वो चीज़ें तो भी होती रही हैं, आज से नहीं, बहुत सालों से। पर इसका मतलब ये नहीं कि 90% सीटें जो जेन्युइन बच्चे क्वालिफाई किए हैं वो भी गड़बड़ हैं, क्योंकि अब अगर एग्जाम कैंसिल होकर फिर दोबारा करेंगे तो जो सेलेक्ट हुए हैं फिर इस मामले को वो कोर्ट में ले जाएंगे। ये कभी हो ही नहीं पाएगा। उससे बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मुझे जो लगता है, देखिए दो पक्ष हैं। पहला पक्ष इसमें यह है, अब कई लोगों का IQ लेवल इतना कम है कि उनको समझ ही नहीं आता कि मैं पॉइंट क्या रख रहा हूँ, किस किस तरह की वो बातें रेस करते हैं। बताता हूँ आपको। इसके दो पार्ट है। एक पार्ट है क्योंकि अब इसका रिजल्ट आ चुका है, 550 बच्चे कम से कम सेलेक्ट हुए, बहुत जेन्युइन कैंडिडेट भी होंगे जिनका स्ट्रगल कम से कम यहाँ खत्म हो रहा है, उनको वैकेंसी मिल रही है। अगर ये एग्जाम कैंसिल होगा तो उनके साथ इनजस्टिस होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की है। NTA ने कितनी मर्जी इरेगुलरिटी की, पर वो बच्चे जेन्युइन भी हैं जो बड़ी मेहनत से इसमें क्वालिफाई किए हैं। तो मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं कि वो सीटें कैंसिल की जाएं। हाँ, 10% वाली गड़बड़ हो सकती है, वो जांच करें या कुछ भी करें, पर उनके चक्कर में बाकी 90% बच्चे या 80% बच्चे जेन्युइन जो है उनके साथ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उनकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। ये पहला पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि सर इरेगुलरिटी के चक्कर में बाकी बच्चे जो नहीं हो पाए उनका क्या, क्योंकि अभी कन्फ्यूजन क्या कर रहे हैं, जो जिनके साथ गलत हुआ वो कह रहे हैं पूरा कैंसिल कर दो, वो 550 भी कैंसिल कर दो। जो सेलेक्ट हो गए हैं वो बेचारे घबराए हुए हैं कि हमारी ज्वाइनिंग आने वाली है, और बाकी लोग सिर्फ कोर्ट के चक्कर में हमारा भी कैंसिल ना करा दें। ये दो अलग अलग बातें हैं। तो जो सेलेक्ट हो गए हैं उनकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, उन बच्चों का भविष्य खिलवाड़ ना करें। हाँ, अगर 8-10% गड़बड़ हुई है तो उसकी जाँच करी जाए, उनके चक्कर में बाकियों का भविष्य बर्बाद ना करें। पहले इतने एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, इतने मामले कोर्ट में चले गए, उन बच्चों का भविष्य कम से कम बर्बाद ना हो। ये शुरू से मेरा पहला पक्ष है। दूसरी बात मैं आपको कह दूं, जो मैं डे 1 से लगातार इस पॉइंट को रेस कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू बच्चों को तैयारी करा रहा हूं, सब कुछ करा रहा हूं, मुझे मालूम बहुत बच्चे जेन्युइन है इसके अंदर। और दूसरा पक्ष ये है, जिन बच्चों के साथ गलत हुआ, लास्ट मोमेंट पे एडमिट कार्ड मिला, लेट हो गए, पहुंच नहीं पाए, ऐसा भी बहुत बच्चों के साथ हुआ, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और डे 1 से मैं देख रहा हूं, और बच्चे जेन्युइन भी हैं।
क्योंकि अगर मैंने कोई इशू रेस किया है तो ऐसा नहीं होगा कि मैंने ऐसे ही कर दिया होगा। 14 साल में 7 लाख से ऊपर क्राउड अगर मैंने पढ़ाया हुआ है तो कोई पहली बार मैं किसी एग्जाम को नहीं इशू रेस कर रहा हूँ, या पहली बार कोई मुद्दा मेरे सामने आ रहा हो, या बस मैंने किसी एक के कहने पे कोई मुद्दा उठा दिया हो, या एनटीए पे मैंने बात कर दी हो। अगर मैंने एनटीए के टॉप मैनेजमेंट को चेंज करने को बात रखी थी और टॉप मैनेजमेंट चेंज हुआ भी है, तो वो ऐसे हवा में नहीं रख दी होगी। इतना बड़ा पॉइंट मैंने ऐसे नहीं रेस कर दिया होगा। थोड़ा सा उस चीज़ पे लोगों को फेथ करना चाहिए कि सर के पास कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन होगी तो ही उन्होंने कहा होगा। दूसरा पक्ष पे आते हैं, जिन बच्चों के साथ इरेगुलरिटी हुई और हुई है, इसको डिनाई नहीं कर सकते, वो बच्चे कोर्ट में गए। अब इसमें वही कैंडिडेट तो हैं, ज़्यादातर मेजर जो प्रॉब्लम है वो ये कि मेंस, जिन बच्चों को मेंस देने को नहीं मिला या मेंस में गड़बड़ हुई है, मेंस में जो धांधली हुई है कि डेट बहुत कम टाइम पे दी, कहीं एडमिट कार्ड नहीं दे पाए, कहीं और गड़बड़ी हुई है मेंस में, या किसी को ऑफिस में बुला के मेंस दिलवा रहे हैं, तो मेंस में जो गड़बड़ हुआ है, ऐसा कर सकते हैं कि कुछ वैकेंसीज निकाल कर, क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड नहीं है, मेंस जिन बच्चों ने दिया है, जिनके साथ गड़बड़ हुई है, भाई जितना क्राउड सेलेक्ट हो चुका, अब वो तो रेस में नहीं है, आप उनको अलग करो, उनको ज्वाइनिंग होने दो। आप 100 के आसपास वैकेंसीज निकाल कर, और 100 वैकेंसीज अगर आएंगी तो जो बच्चे कोर्ट में मामला ले जा रहे हैं उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो री एग्जाम कह रहे हैं ना। कोर्ट में जो मामला ले जा रहे हैं वो बच्चे दोबारा एग्जाम की बात करें कि उनको अपॉर्चुनिटी मिले, तो पिछले वाले बच्चों की वैकेंसी कैंसिल करके ये बिल्कुल ना करें। ये और बड़ा इंजस्टिस होगा, ये और बड़ा इंजस्टिस होगा जेन्युइन बच्चों के साथ। क्योंकि अब कई लोग इसको कहेंगे सर जो क्वालिफाई हो गए वो तो दोबारा भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ये ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात है। एक बच्चा जो क्वालिफाई हो गया, गारंटी है कि दोबारा एग्जाम कराएंगे क्वालिफाई कर जाएगा। जो बॉर्डर पे कई सारे होंगे, पॉइंट में बच्चे बाहर हो जाते हैं, और कितने लोग रह गए हैं पॉइंट्स में, डेसिमल के चक्कर में सिलेक्शन नहीं हो पाई। ये कोई गारंटी नहीं है कि कोई जेन्युइन कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ और फिर दोबारा एग्जाम में हो जाएगा। इस बात का कोई सिर पैर नहीं है। तो मेंस में जिनके साथ गलत हुआ, 100 के आसपास वैकेंसी CGPTM निकाल सकता है, और उन्होंने खुद कहा भी है कि हमें मैन पावर की जरूरत है, वैकेंसीज हमें चाहिए। और पहले भी 553 का नोटिफिकेशन है, 585 हायर किया उन्होंने। तो कुछ वैकेंसीज जो वो लाने भी वाले थे उसको जल्दी करा के, कम से कम जिन बच्चों ने मेंस भरा, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेश अभी रिक्रूटमेंट करने लग जाएं, जिन बच्चों की डिमांड है कि एग्जाम जेन्युइन कराया जाए, उनके लिए 100 के आसपास सीटें अनाउंस करके, जिन बच्चों की मेंस में प्रॉब्लम आई है, जो कोर्ट का रुख कर रहे हैं, कम से कम वो मेंस वाले बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दें कि वो बच्चे अपीयर कर जाएं। तो उतना ही क्राउड होगा जिनको प्रॉब्लम हुई है, जिनको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, और 100 के आसपास वैकेंसीज लाएंगे तो वो बच्चे इसमें एकोमोडेट हो जाएंगे और उनको शायद ऑब्जेक्शन इसमें नहीं होगा। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। और दूसरा, CGPTM ने जो कहा भी था, मिनिस्टर नहीं कहा था, कॉमर्स मिनिस्टर ने, कि अभी और रिक्रूटमेंट कराने हैं, मैन पावर बहुत चाहिए, उस रिक्रूटमेंट को जल्दी करा सकते हैं। NTA मैनेजमेंट में चेंजेस कर दिए गए हैं, रिफॉर्म वगैरह करके NTA से करा सकते हैं, या UPSC को भी दे सकते हैं। तो मेरा पक्ष बिल्कुल क्लियर है कि जिनके जो सिलेक्शन हो चुके हैं फाइनल, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। बड़ी मेहनत से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 8-10% गड़बड़ इसमें भी हुए होंगे, बहुत एग्जाम में होते हैं, कई एग्जाम आप नहीं जानते वहां भी होते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो मैं नहीं वीडियो में आपको बोल सकता, पर बाकी 90% जेन्युइन है, उनका करियर खराब ना किया जाए। क्योंकि दोबारा एग्जाम में कई डिजर्विंग कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके, फिर वो बाहर हो जाएंगे, वो और गलत होगा। एक गलत का मतलब, सही करने का मतलब दूसरा गलत करना नहीं होता। तो उन बच्चों का करियर स्टेक पे ना लगाएं। जो बच्चे कोर्ट का रुख कर रहे हैं, जिनके साथ इंजस्टिस हुआ है, 100 के अराउंड वैकेंसीज लाकर उन मेंस वाले बच्चों को दोबारा मेंस कराकर फेयर तरीके से उसमें जितने क्वालिफाई कर जाएं, उस पर किसी को शिकायत नहीं होगी। यही वो बच्चे डिमांड भी कर रहे हैं, और बर्डन भी कम होगा। दोबारा पूरे क्राउड के साथ वो पूरा कियोस्क क्रिएट करने से अच्छा है, क्योंकि फिर सेलेक्ट वाले कोर्ट में चले जाएंगे अगर उनको कैंसिल करेंगे वैकेंसी। तो ज़्यादा बेहतर है, सही टाइम पर टाइमली काम हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन भी कर लें, और जो CGPTM की मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी कम टाइम में पूरी कर पाएंगे। ये इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको मैनेज नहीं किया जा सकता। ये मैंने एक सॉल्यूशन दिया है, और भी सॉल्यूशन बन सकते हैं इसके, बिना सिलेक्टेड स्टूडेंट को डिस्टर्ब किए हुए। कई सॉल्यूशन बन सकते हैं, एक से एक अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग अवेलेबल, डिस्कशन करके और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर मेरी जरूरत हो, मैं 4-5 सॉल्यूशन और दे सकता हूं कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, पर मेस क्रिएट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर कट पॉइंट है CGPTM को लेकर। अब क्योंकि पिछले वीडियो में नीट का भी जिक्र था, UGC नेट का भी जिक्र था, NTA को लेकर भी मुझे गुस्सा था, तो उसमें कई बच्चे इंटरप्रेट नहीं कर पाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कन्फ्यूजन था मुझे, हालांकि लगा नहीं कि उसमें ऐसी कोई बात है कि कोई क्लैरिटी ना हो। जो स्टूडेंट मुझे जानता है, बहुत टाइम से जुड़ा है, वो समझ रहा है मैं किस पॉइंट को लेके क्या बात कह रहा हूँ। ये हुआ CGPTM का पूरा पक्ष। दूसरी बात, पिछले वीडियो में 1-2 बच्चों का कमेंट मैंने देखा कि किसी ग्रुप ने सर को पे किया है, इसलिए उन्होंने ये वीडियो बनाया। हो सकता है कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट रहे हों, उनको लगा हो कि कहीं री एग्ज़ाम ना हो जाए और हम सेलेक्ट हो गए हैं, सर इस इशू को रेस क्यों कर रहे हैं। मैंने बार बार कहा है, मैं री एग्ज़ाम सेलेक्टेड कैंडिडेट को डिस्टर्ब करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, उनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। और कोई भी स्टूडेंट अगर मुझे जानता है या मेरे से पढ़ा हुआ है या कई साल से जुड़ा हुआ है, क्या रियल में आपको लगता है कि कोई मुझे कुछ पे करके मेरे से कुछ कहलवा सकता है? कुछ
बुलवा सकता है मेरे से। और उसमें लिख रहा है कि सर को किसी ने 10,000 रुपये दे दिए होंगे, 15,000 रुपये दे दिए। उनको आइडिया ही नहीं है कि मैंने कितने साल किन प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है, कितना क्राउड मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ। मुझे कोई पॉपुलैरिटी की नीड नहीं है, इतना क्राउड मैंने पढ़ाया हुआ है। और 10,000 नहीं, 100 करोड़ और 1,000 करोड़ भी क्यों ना होते, जो मुझे जानता है उसे अच्छी तरह पता होगा, मैं अपने एथिक्स, मोरल्स, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी से कंप्रोमाइज़ कभी नहीं कर सकता, चाहे कितना ही अमाउंट हो। किसी की औकात नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे वो मनी ऑफर करके मेरे से वो अपनी बात कहलवा ले। क्लियर कट बात में, हालांकि इस तरह की भाषा में यूज़ करता नहीं हूँ, पर जो 1-2 लोगों के कमेंट मैंने देखे, मुझे लगा उस पर बोलना चाहिए। किसी की हिम्मत और औकात नहीं है मुझे पैसे देकर वो मेरे से अपनी कोई बात कहलवा सके, ना पास्ट में हो पाया, ना आगे हो पाएगा कभी। दूसरी बात, कुछ लोगों ने कहा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, सारी वैकेंसी फिर से आएंगी, तो सर को कोई नया बैच लॉन्च करना होगा या कोई बिजनेस मॉडल है। कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। मैंने यूट्यूब पर ही इतने लेक्चर दे रखे हैं, जो बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे जाकर देखें। IPR वगैरह मैंने पूरा फ्री अवेलेबल करा दिया था। मुझे यूट्यूब पर कोई प्रमोशन की, पॉपुलैरिटी की नीड नहीं है। मैंने इतना पीक देखा हुआ है क्राउड का और पॉपुलैरिटी का। ऑनलाइन ही एक दुनिया नहीं, ऑफलाइन भी बहुत बड़ा क्राउड हुआ करता था। तो मुझे ये सब चीज़ों में आप मत डालिए कि सर को कोई पॉपुलैरिटी है, ऐसा कभी नहीं है। मैं कभी किसी वीडियो में बोला भी नहीं मैंने कि आरोहन का कोई बैच ज्वाइन करो। मैं उल्टा कहता हूँ, जो सिंसियर बच्चा है आरोहन पर आए, सिंसियर नहीं है बिल्कुल नहीं आए। और कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, बल्कि इवन मैं तो ऑलरेडी 2-4 साल में रिटायरमेंट लेने वाला हूँ बेटा। मुझे कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। आरोहन को लेकर कोई बहुत ज़्यादा प्रमोशन, होर्डिंग बोर्ड आप देखेंगे नहीं। पर आरोहन को स्टार्ट करने का पॉइंट ये था कि मैं ऑलरेडी कुछ प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाता था। उन प्लेटफॉर्म्स को छोड़ने के बाद मैं किसी और पे नहीं गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दूसरे के हिसाब से मुझे करना पड़े, फिर मैं जो चाहता हूँ बच्चों के लिए मैं नहीं कर पाऊंगा। आरोहन पे मुझे किसी बच्चे को कैसा भी बेनिफिट देना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ओनर हूँ इसका। इस सोच के साथ आरोहन को हमने शुरू किया था। आरोहन जो क्वालिटी जिस कॉस्ट में दे रहा है, आप कहीं कंपेयर कर लीजिए, शायद कोई मैच नहीं होगा। अब क्योंकि मुझे लगा बच्चों की नीड है, आरोहन को स्टार्ट करना चाहिए, बहुत बेनिफिट मिले भी हैं। नहीं तो आरोहन 1 साल में 20,000 ऐप डाउनलोड और इतने कम चार्जेस पे इतना कंटेंट हम दे रहे हैं, क्योंकि टीचर भी जो आएगा वो फ्री में नहीं आ रहा होगा, तो कुछ नॉमिनल कॉस्टिंग तो हमें रखनी पड़ेगी। PDF सारे ओपन कर रखे हैं, काफ़ी लेक्चर मेरे यूट्यूब पर डाल दिए हैं मैंने। इकोलॉजी इन्वायरमेंट पूरा का पूरा पड़ा हुआ है, जितना मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ। करंट अफेयर अपडेशन सब आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। तो यूट्यूब पे तो कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। और ऑलरेडी मुझे 2-4 साल में रिटायरमेंट ही लेनी है, तो मेरा कोई बिजनेस मॉडल, कोई बड़ा होराइजन 10 साल को कोई बिजनेस मॉडल बनाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात, अगर आरोहन चल भी रहा है तो कभी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का बिट्रे करके या स्टूडेंट को नुकसान करके कभी नहीं हो सकता। आरोहन पर कोई स्टूडेंट 2 महीने पढ़ने के बाद भी अगर कह दे कि मुझे क्वालिटी नहीं लगी या मुझे वर्थ नहीं लगा, अगर पूरे कोर्स की आरोहन पर 1,000 रुपये फीस होगी, वो भी रिफंड हुई होगी। और आरोहन पे जो बच्चे हैं वो अपना फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सौरभ सर ने कोई वर्ड कहे और पूरे ना किए हों। जहाँ तक मेरी कैपेसिटी है, मैक्सिमम कोशिश करता हूँ उन चीज़ों को डिलीवर किया जाए। पर आरोहन चलाने का मोटिव यही था कि जो एक बिजनेस मॉडल बने हुए थे कि बहुत महंगी फीस आपको देनी पड़ती थी, क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलता था। मेरी इच्छा ये थी कि आरोहन पर बहुत नॉमिनल चार्जेस पर बहुत अच्छी क्वालिटी आपको दे दी जाए। यही होलसेल मोटिव आरोहन का रहा है, ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं रहा। अदरवाइज इतनी कम फीस पर मैं नहीं करता, मैं फीस ज़्यादा करता तो भी लोग आते। क्योंकि अगर मैं 7 लाख क्राउड पढ़ाया है तो बहुत बच्चा जो सेलेक्ट हो चुका है वो माउथ पब्लिसिटी से ही चलता है। और आरोहन अगर 1 साल में 20,000 ऐप डाउनलोड या इतने सारे एडमिशन हुए तो वो कोई बोर्ड होर्डिंग देखकर तो नहीं हुए, किसी क्वालिटी पर ही आए होंगे। तो कोई भी कमेंट अगर आप कहते हैं तो इस बात का दुख जरूर होता है कि आप बिना जाने हुए, बिना सोचे कुछ भी कह देते हैं। कि मैं अगर पूरी ऑनेस्टी, पूरी प्योरिटी के साथ चाहता हूँ स्टूडेंट कम्युनिटी कुछ करूँ, मैं कहीं इनजस्टिस हुआ है, गलत हुआ है तो अपनी बात को रखूँ। कई बार पर्सनली भी टीचर को अटैक किया जाता है कि आप मत कहिए, या आप इस प्रोफाइल पे हैं, या आपकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि आप कोई मुद्दा रेज मत करिए। वो प्रेशर अलग है। और टीचर चाहता है स्टूडेंट के फेवर में बोले। अगर आप लोग भी, कोई 2-4 लोग फेक कमेंट भी होंगे, मैं कहता हूँ, मान लो अगर कुछ भी कहेंगे तो फिर टीचर क्यों बोलेगा, वो बोलना ही छोड़ देगा। एग्जाम लीक होते रहें, गलत होता रहेगा, टीचर बोलेगा ही नहीं। फिर क्या ये आप चाहते हैं? मैं बोलूँगा तब कहेंगे कि सर क्यों आप रेस कर रहे हैं, नहीं बोलूँ तो भी कहेंगे कुछ नहीं कह रहे हैं। तो आप बताइए, अगर जो नई जनरेशन के टीचर हैं, मेरा करियर तो ऑलमोस्ट मैं कर चुका हूँ पूरा, पर जो नई जनरेशन के टीचर होंगे या बहुत लोग इशू रेज नहीं करते, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न स्टूडेंट खुद भी हैं कि टीचर नहीं बोले तो टारगेट करेंगे, बोले तो भी टारगेट करेंगे। तो नए लोग कैसे हिम्मत कर पाएंगे? भाई मुझे ये है कि गलत हुआ है तो कोई कुछ भी कहे, मुझे गलत को गलत कहना है, पर बाकी लोग तो हिम्मत नहीं कर पाएंगे अगर आप कोई नेगेटिव कमेंट बिना जाने हुए करेंगे। अब ये कमेंट कि सर को किसी ने पे किया होगा इसलिए सर ने ये वीडियो बनाया, बिना जाने हुए पूरा पक्ष क्या है, ये बहुत हर्ट करने वाली बात है। मतलब कोई मुझे मनी से कुछ भी कहलवा लेगा, और तुम्हें लगता है कि मैंने इतने साल पढ़ाया, ऐसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया, मनी मेरे लिए कोई बहुत बड़ा इशू है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं लोगों को सिखाता हूँ, शेयर मार्केट लोगों को बताता हूँ मैं, पेड नहीं फ्री कई बार।
तो आपको लगता है कि मुझे कोई, अगर मैं मनी अर्न करना चाहूँ तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ा हर्डल है, कोई ऑब्स्टिकल है? और मैं बहुत सिंपल लाइफ जीता हूँ, बहुत, मुझे आप लग्जरी में देखते नहीं हैं, बहुत बड़ी नीड मेरी नहीं है कि मैं कोई मनी के पीछे भागूँ या उसको चेस करना हो। या अगर मुझे वो करना होता तो मैं 40-42 साल की एज में रिटायरमेंट प्लान ना कर रहा होता। पर मैंने बिल्कुल क्लियर कट कहा, सीजीपी रिटेम कुछ बच्चों के लिए मैं एक्चुअल में ट्रैवल कर रहा था कल, मुझे नहीं पता था कि चल क्या रहा है, नेटवर्क भी कई बार आ रहे जा रहे थे। आज जब मैंने पहुंच के देखा है तो कई मीडिया वगैरह में सीजीपी रिटेम को हाइक मिला है, जबकि सितंबर से मैं रेस कर रहा हूँ। अब मुझे बताओ, जिनके सिलेक्शन नहीं हुए थे, ईमानदारी से बताना, और एनटीए कभी एडमिट कार्ड नहीं दे रहा था, कभी नाम में गलती कर रहा था, क्या सिलेक्शन के पहले वो बच्चे नहीं चाहते थे सर इशू रेस करिए? आज सिलेक्शन हो गया है, आज मैं री एग्ज़ाम नहीं चाहता, सिलेक्टेड कैंडिडेट की सीटें कैंसिल नहीं होनी चाहिए। क्या ईमानदारी से बताइए वो बच्चे बार बार नहीं कहते सर रेस करिए मुद्दे को? और सितंबर से कितने वीडियो मैंने बनाए एनटीए को लेकर। आज जब सिलेक्शन हुआ तो आप कह रहे रेस क्यों कर रहे हैं? अरे मैं रेस उनके लिए कर रहा हूँ जिनके साथ गलत हुआ, इरेगुलरिटी हुई, कि 100 वैकेंसी लाकर उन बच्चों को भी चांस दे दे, उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। पर सिलेक्टेड वालों की कॉस्ट पर नहीं, क्योंकि सिलेक्टेड वालों में भी जेन्युइन बच्चे बहुत हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आरोहण के सिलेक्शन कितने हुए? आरोहण के 70% से ज़्यादा सिलेक्शन है। फिर वो बच्चे कह रहे हैं सर इसका मतलब क्या वो सब इरेगुलरिटी से हुए? अरे बेवकूफ़ बच्चे, एक आध बेवकूफ़ बच्चे इतने मूर्ख हैं, मैं क्या कहूँ। कभी भी सारी सीटों पर धांधली नहीं होती। 550 सीटें अगर आएंगी तो 10% सीटें ऐसी हो सकती हैं जहाँ गड़बड़ हो सकता है। कभी भी आज तक बड़े से बड़ा कोई स्कैम भी हुआ हो 10-15 सीटों में धांधली होती है, 100% सीटें धांधली नहीं हो जाती है। पर 10-15% चक्कर में 85% जेन्युइन वाले भी हैं, उनको क्यों पीस रहे हो उसके अंदर? ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। तो आई होप अब शायद मैं क्लियर रख पाया होगा अपनी बात, आपको समझ आ पाया होगा। सिलेक्टेड वालों का री एग्जाम नहीं होना चाहिए, दोबारा वो काफ़ी बच्चे डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे, ये गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो कोर्ट में चैलेंज करेंगे और ये यहीं पर रुक जाना चाहिए। रही बात आरोहण के बिजनेस मॉडल की, मैंने कभी किसी को नहीं कहा आरोहण पे ज्वाइन करे मत करे। इतने सारे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं, IPR मैंने पूरा फ्री का फ्री दे दिया था। बिजनेस मॉडल होता तो मैं नहीं कर रहा होता। आरोहण पे जो भी कोर्स हैं, डेमो वगैरह सब ओपन है, जिसको ठीक लगे करे, नहीं ठीक लगे बिल्कुल नहीं करे। पर क्योंकि आरोहण पर भी टीचर हैं, आरोहण पे बैकएंड टीम होती है, कुछ नॉमिनल फी हमको रखनी पड़ती है। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ, सेम कंटेंट उतनी क्वालिटी आप कहीं मैच कर लीजिए, आपसे 3 गुना 4 गुना फीस ना ली जा रही हो और उसके 1/3 क्वालिटी में नहीं मिल रही होगी, आप कंपेयर करके बता सकते हैं मुझे। पर आरोहण पे भी स्टाफ काम करता है, टीचर काम करते हैं, उनकी भी फैमिली है, कुछ ना कुछ चार्जेस जरूर हमें रखने पड़ेंगे। मैं इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी चलाऊं तो भी मुझे कुछ ना कुछ चार्जेस लगाने होंगे, स्टाफ के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। अगर मैं किसी स्टूडेंट से ही कहूँ कि 3 महीने फ्री पे आरोहण पे काम करो, वो नहीं करेगा, क्योंकि किसी की फैमिली है या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नहीं करेगा। आप खुद भी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो फ्री में अगर आपसे काम कहा जाए आप नहीं करोगे, क्योंकि मुझे समझ आता है स्टाफ है, टीम है, टीचर है, उनका प्रोफेशन है, तो उनको कुछ ना कुछ तो हमें पे करना होगा। और जहाँ तक मैं जितना नॉमिनल कर पाया हूँ, भाई गवर्नमेंट के GST भी हैं, ऐप के चार्जेस भी होते हैं, सर्वर चार्जेस भी हैं, और पढ़ा लिखा क्राउड हर कोई ये बात जानता है, टीचर्स को भी पे करना होगा, स्टाफ को भी करना होगा, तो आरोहण चल पा रहा है। वेबसाइट के भी खर्चे हैं, वेबसाइट के चार्जेस कभी नहीं बोले जाते। पर ये पॉइंट मैं कभी उठाता नहीं, मुझे कहने इसलिए पड़ रहे हैं कि कुछ लोगों के कमेंट मुझे ऐसे देखने को मिले कि वो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा सेट कर रहे थे। कोई हो सकता है फेक कमेंट करवा रहा हो, कोई पेड कमेंट करवा रहा हो, ऐसा भी लोग करते हैं। ये किस तरह का माहौल बन चुका है। पर कम से कम मेरे केस में इस तरह की चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। जो बिल्कुल जेन्युइन है वही ट्रांसपेरेंट चीज़ें सामने है। और मैं तो खुल के कहता हूँ, जो सिंसियर बच्चा है आए, नहीं सिंसियर है बिल्कुल आरोहण पर मत आए। मुझे कोई इसको बिजनेस मॉडल नहीं बनाना, कोई मुझे इसको, मैं 10 साल का 20 साल का प्लान लेके नहीं चल रहा हूँ कि मुझे कोई इसको मिलियनियर बिलियन यूनिकॉर्न बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट के लिए प्लेटफॉर्म है, मैक्सिमम कंटेंट दिया जा रहा है, जितनी हेल्प हो सकती है पढ़ लीजिए। क्योंकि 2-4 साल में रिटायरमेंट लेने के बाद आप मेरे से कहेंगे सर ये वो डिमांड करेंगे, शायद मैं नहीं कर पाऊँ पूरा उसको। ठीक है, तो जो चीज़ें अवेलेबल है साफ साफ मैंने आपके सामने रखी है। और पर ये इस तरह की बात कभी मत दिमाग में लाइए। मेरा सबसे बड़े क्रिटिक भी जो हों वो मेरे लिए किसी भी चीज़ पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कभी वो ये नहीं कह सकते कि सौरभ सर ने कभी बिट्रे किया होगा या सौरभ सर से पैसा देकर कोई कुछ कहलवा सकता है, या पैसे के नाम पे सर कभी कहीं गए होंगे किसी के पास। मनी मोटिव मेरे लिए होता तो मेरे पे बहुत ऑप्शंस थे, मैं कभी मनी के पीछे भागा नहीं, क्वालिटी के पीछे भागा। अपने प्रोफेशन के प्रति, स्टूडेंट को कहता भी हूँ, अपने प्रोफेशन के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये 2 शब्द ऐसे हैं जो जीवन में आपको बहुत आगे ले जाएंगे, जिन पे मैं बिलीव करता हूँ। और आप जिस प्रोफेशन में हैं अपनी क्वालिटी अच्छी रखिए, आप अच्छे से अच्छा काम करिए। मनी उसका बाई प्रोडक्ट है। और मनी अर्न करने के लिए नॉलेज, ब्रेन आपका एक ऐसी चीज़ है जो ओशियन है। बहुत तरीके हैं, मनी अर्न करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत तरीके हो सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों को मैं इतने साल से सिखाता हूँ, जो बच्चे जानते हैं मुझे, खुद उनको मैं गाइड करता हूँ कई बार, वो मेरा अपना शौक के लिए करता हूँ।
तो ऑब्वियसली बात है, मेरे लिए तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी कि मुझे कोई मनी अर्न करने के लिए कोई प्रोपेगेंडा करना पड़े, कोई फेक चीज़ें करनी पड़े। CGPTM में इतने एग्जाम में इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, मैं चाहूँ तो टॉपर की पूरी सीरीज़ बना के और वीडियो रोज़ करता रहूँ, नया बच्चा अट्रैक्ट होता रहेगा। मैंने होर्डिंग पोस्टर तक नहीं लगवाए सिलेक्टेड स्टूडेंट के कि कोई बच्चा मिसगाइड होकर ना आ जाए, क्योंकि वही पोस्टर 4 इंस्टीट्यूट और छापेंगे, भले वो मेरा स्टूडेंट हो। पर अगर वो 4 स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के पोस्टर पे और भी होगा तो क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। किसको पता चलेगा कि मेरा स्टूडेंट है किसका है? हाँ, उनके इंटरव्यू करके वो जरूर बता सकते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट इंटरव्यू करना चाहे आरोहन पे, तो इंटरव्यू के द्वारा जरूर बता सकते हैं आरोहन से उनको क्या बेनिफिट मिला, और किसी और इंस्टीट्यूट से फ़ायदा मिला उसका भी नाम लें, इसमें क्या बुराई है? किसी ने कोई भी हेल्प किया है वो उसकी बात कर सकता है। दूसरी बात, कोई भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ क्लियर कट, 99% क्रेडिट उसी बच्चे को जाता है। मैं कभी नहीं बोलता कि मेरा क्रेडिट है, आज तक कभी नहीं बोला 14 साल में। 99% क्रेडिट उसी बच्चे का है जो सेलेक्ट हुआ, दिन रात मेहनत उसी ने की। क्योंकि मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, सारे सेलेक्ट क्यों नहीं हो गए? अगर मैं सेलेक्टेड वालों का क्रेडिट लूँ तो जो सेलेक्ट नहीं हुए उनकी जिम्मेदारी भी तो मेरी बनती है। तो इस चक्कर में मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं करता। और 99% क्रेडिट उसी बच्चे का है जिसने दिन रात मेहनत की। अगर मेरा होता तो सारे सिलेक्ट हो जाते। और 1% क्रेडिट सिर्फ मेरा है, क्योंकि एक डायरेक्शन देना मेरा काम है, भाई बताना ये चीज़ें, पढ़ाना। वो बच्चा उसको फॉलो कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, पूरी जिम्मेदारी पूरी मेहनत उस बच्चे की है। और ये बच्चे का बड़प्पन है कि वो क्रेडिट हमको देता है, टीचर को क्रेडिट देता है। पर कई बार इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, पूरा क्रेडिट खुद ले जाते हैं। मैं नहीं मानता। 99% क्रेडिट उसी बच्चे का है जो क्वालिफाई किया। 1% रोल केवल मेरा हो सकता है। मैं खुद उस बच्चे को बोलता हूँ पूरा क्रेडिट मत दो किसी को, 1% रोल हमारा हो सकता है सिर्फ उसको गाइड करने के लिए। और CGPTM को लेकर जो एक बात और है, ये चल रहा था कि भाई वैकेंसीज आने वाली हैं, तो कॉमर्स मिनिस्टर ने बोला भी था। ये मैं जरूर कहूँगा कि उन वैकेंसीज को जल्दी लाया जाए। जल्दी वैकेंसीज आएंगी तो जो कियोस फैला हुआ है, काफ़ी बच्चे जॉब छोड़कर भी तैयारी कर रहे थे, ट्रैवल करके गए, प्री क्वालिफाई हुआ, दोबारा नहीं दे पाए। और जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, अगर आप डाटा निकालेंगे, 1/3 से भी कम बच्चा अपीयर हो पाया NTA इरेगुलरिटी के कारण। कई लोग कह रहे थे इरेगुलरिटी नहीं हुई। अरे तुमको नहीं पता, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि तुम सिलेक्शन होने के बाद तुम्हें नहीं आइडिया है। इतनी इरेगुलरिटी हुई है कि आपको क्या एक एक चीज़ पे, हर स्टेप पे दिक्कत हुई है। नहीं तो 1/3 से ही बच्चा अपीयर कम हो पाया है NTA की गलती के कारण। तो नई वैकेंसीज आएंगी तो वो बच्चों को भी कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर हो सके तो मेरी रिक्वेस्ट है UPSC जैसी बॉडी से कराया जाए। ग्रुप A गेस्टेड पोस्ट को मजाक ना बनाया जाए। कम से कम एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा सा ट्रस्ट लोगों का बिल्डअप हो। जो पास्ट में गलतियां हो चुकी ठीक नहीं कर सकते, पर कम से कम आगे आने वाली मिस्टेक ना करें। जो गलतियां हुई उनको वहीं पर रोकें, बच्चों की ज्वाइनिंग कराएं और नई रिक्रूटमेंट जल्दी से जल्दी कराएं। जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं, जहां इरेगुलरिटी हुई थी, मेंस में वो ठीक से एग्जाम नहीं उनका हो पाया, 100 के आसपास सीटें लाके उस प्रोसेस को जल्दी खत्म करा सकते हैं। क्योंकि री एग्जाम भी अगर कराने जाएंगे 3-4 महीनों को, तब भी लगेगा। बेटर है 100 वैकेंसीज लाकर मेंस वाले बच्चों को ही मेंस के स्टेप से शुरू कर दे सीधा, और नई वैकेंसीज को जल्दी ले आएँ वापस। प्री मेंस जो नई वैकेंसीज में वो कराएं। पर मेंस वालों के लिए 100 सीटें लाके करा सकते हैं। इतनी बड़ी दिक्कत नहीं कि 100 सीटें नहीं ला सकते। ऑलरेडी रिक्रूटमेंट की बात वो कर ही रहे हैं। तो ये एक सजेशन मेरी तरफ से हो सकता है। और भी 2-4 सजेशन हो सकते हैं अगर डिमांड हो, रिक्वायरमेंट हो, यदि वो मेरे से कहें। ये मेरा अपना पूरा पक्ष है CGPTM को लेकर। इसके बाद किसी कोई शिकायत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। सेलेक्टेड कैंडिडेट का री एग्जाम मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है, मेरा अपना जो ओपिनियन है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।